फिल्म उत्तरी कनाडा में सर्दियों की एक अंधेरी रात से शुरू होती है, जहां आर्कियोलॉजिस्टों का एक समूह एक दूरस्थ रिसर्च आउटपोस्ट में पोकर टेबल के चारों ओर इकट्ठा होता है। वे ठंड और आने वाली सर्दियों की अपनी योजनाओं पर मजाक करते हैं। यहाँ हम कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जेनसन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रांसिस, उनके असिस्टेंट स्टीवन, इक्विपमेंट टेक्नीशियन ड्रू, फील्ड सुपरवाइजर रॉबर्ट और रिचर्ड नाम के एक मेडिकल डॉक्टर से मिलते हैं। अगली सुबह केबिन के पास एक हेलीकॉप्टर उतरता है, जिसमें प्रोफेसर ओल्सन नाम के एक और आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं। वे रिसर्च को मॉनिटर करने और प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त फंडिंग हासिल करने हेतु नतीजों की रिपोर्ट तैयार करने आए हैं। टीम उत्साह के साथ उनका स्वागत करती है और उन्हें केबिन के अंदर ले जाती है। सेटल होने के बाद ओल्सन को खुदाई स्थल दिखाने के लिए बाहर ले जाया जाता है, जहां टीम बताती है कि पिछले 3 वर्षों से वे आइस एज की प्राचीन वस्तुओं की खोज कर रहे हैं। फ्रांसिस ओल्सन को अजीब निशानों वाला एक मिट्टी का बर्तन दिखाता है, जो लगभग 11,000 BCE का है, लेकिन ये 14,000 साल पुरानी परतों के नीचे मिला था। ड्रू बताता है कि करीब 1 हफ्ते पहले उन्होंने ज़मीन से बाहर निकली एक संरचना की छत की खुदाई शुरू की है। ये सुनकर ओल्सन को एहसास होता है कि यदि ये खोज वास्तविक है तो ये इतिहास को बदल सकती है। ये भी पता चलता है कि खुदाई के काम के लिए उन्होंने पास के शहर से कुछ स्थानीय मजदूरों को काम पर रखा है। वे रोज़ जल्दी काम खत्म कर देते हैं, क्योंकि सूरज बहुत जल्दी डूब जाता है और दिन में केवल 5 घंटे ही रोशनी रहती है। जल्द ही रात हो जाती है और सभी कैबिन में लौट आते हैं। ओल्सन को उनका कमरा दिखाया जाता है, जो रैमिस नाम के शेफ के कमरे के बगल में है। बाद में टीम लिविंग रूम में आराम कर रही होती है, तभी रैमिस की बिल्ली वहां आकर उनके बीच घूमने लगती है। रैमिस जेनसन को बताता है कि खाना और अन्य सामान खत्म हो रहा है, जिस पर जेनसन कहता है कि वो अगले दिन इसके लिए व्यवस्था करेगा। इसके बाद टीम शराब पीते हुए अपनी खोज का जश्न मनाती है और कहती है कि ये अब तक की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज हो सकती है। अगले दिन जेनसन शहर के स्टेशन से रेडियो के माध्यम से संपर्क करता है और खाने पीने का सामान मंगवाता है, जिसे भेजने के लिए वे सहमत हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों में सर्दी अपने चरम पर पहुंच जाती है और केवल 5 घंटे के दिन वाली लंबी आर्कटिक रातें सभी को थका देती हैं। एक दिन जब वे लिविंग रूम में अपनी खोजों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो ओल्सन कहते हैं कि एक आर्कियोलॉजी विशेषज्ञ होने के नाते वहां उस संरचना का होना लगभग नामुमकिन है। इस पर ड्रू मजाक में कहता है कि शायद ये किसी एलियन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी लोग इस बात में हंस देते हैं। उसी समय उन्हें पता चलता है कि रैमिस की बिल्ली मृत पाई गई है। टीम तुरंत खुदाई स्थल पर पहुंचती है और बिल्ली को बुरी तरह कटा-फटा हुआ देखती है। ये दृश्य उन्हें विचलित कर देता है और वे सोचने लगते हैं कि ऐसा क्रूर काम किसने किया होगा। जेनसन मजदूरों से पूछताछ करता है, जिसमें से एक मजदूर दावा करता है कि उसने ड्रू को बिल्ली को मारते हुए देखा था, हालांकि उसे कारण नहीं पता। ये सुनकर जेनसन रेडियो के जरिए ड्रू से पूछता है, लेकिन ड्रू शांत रहते हुए इस आरोप से इनकार कर देता है और जेनसन से असली दोषी को खोजने के लिए कहता है। अगले दिन एक आवाज़ सुनकर ओल्सन की नींद खुलती है। वो बाहर आता है, जहाँ जेनसन गुस्से में बताता है कि सभी मजदूर अचानक गायब हो गए हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वे आधी रात को बिना किसी सामान के क्यों चले गए। फ्रांसिस का मानना है कि बिल्ली की मौत से डरे होने के कारण मजदूर भाग गए होंगे, क्योंकि वे शायद अंधविश्वासी थे। जेनसन कहता है कि वे इस तरह काम नहीं रोक सकते, इसलिए वे नए मजदूरों को बुलाने के लिए रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी अचानक स्टीवन को काले रंग का तरल उल्टी के रूप में निकलने लगता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। रिचर्ड तुरंत उसे अपने कमरे में ले जाकर दवा देता है। बाद में जेनसन रेडियो के जरिए टाउन स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे वो निराश हो जाता है। अगले दिन टीम ये पता लगाने का फैसला करती है कि मजदूर कहाँ गए थे। वे पैरों के निशानों का पीछा करते हैं और पाते हैं कि मजदूर उत्तर दिशा की ओर गए थे, जो सभ्यता से बहुत दूर था। ये बात सभी को उलझन में डाल देती है, क्योंकि उस दिशा में बिना तैयारी के जाना लगभग आत्मघाती था। उस रात वे जनरेटर चालू करते हैं और पता चलता है कि उनकी सप्लाई केवल 2 हफ्तों तक चलेगी, जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। परेशान जेनसन ड्रू को रेडियो की जांच करने के लिए बुलाता है। ड्रू बताता है कि रेडियो पूरी तरह ठीक काम कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वे किसी से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच ओल्सन और फ्रांसिस हालात पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्हें कई पत्थरों की ढेर मिले हैं, जो शिकार की जगहों को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ओल्सन बताते हैं कि ये इलाका भालुओं के जालों से भरा हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि हजारों साल पहले यहाँ कोई सभ्यता रहती थी। वे समझ नहीं पाते कि एक ही जगह पर इतने लंबे समय तक रहने वाला समुदाय अचानक कैसे गायब हो गया। ओल्सन का मानना है कि किसी चीज़ ने उस इलाके को उनके लिए असुरक्षित बना दिया होगा। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि स्टीवन की तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए सभी लोग डॉक्टर के कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि स्टीवन के हाथों में कुछ हिल रहा है और उसका व्यवहार बेहद अजीब हो गया है।
सभी उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश करते हैं। कोई और विकल्प ना होने पर वे उसके कंधे पर टॉर्निकेट लगाते हैं और उसका हाथ काटना शुरू कर देते हैं। स्टीवन दर्द से चीख उठता है, जबकि बाकी लोग सदमे में डूब जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड उसे मॉर्फिन देता है और वे स्टीवन को कंबल में लपेट देते हैं। ओल्सन घबराकर फ्रांसिस से पूछता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। फ्रांसिस बताता है कि शुरुआत में उन्होंने सिर्फ एक रैश देखा था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। ये घटना सभी को झकझोर देती है और उन्हें एहसास होता है कि ये सब शायद खुदाई वाली जगह से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर फ्रांसिस अपने कमरे में होता है जब उसे बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसका नाम लेकर उसे बाहर देखने के लिए कहती है। अगले दिन जेनसन केबिन में आता है और ये देखकर दहशत में आ जाता है कि ड्रू ने अपने हाथ काट लिए हैं। वो तुरंत बाकी लोगों को बुलाता है। उसी समय ड्रू अजीब हरकतें करने लगता है, लेकिन सभी मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। रिचर्ड उसे जांच के लिए अपने कमरे में ले जाता है और बताता है कि उसने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा। उसे डर है कि अगर ड्रू को जल्द अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उसकी जान जा सकती है। उस रात जेनसन अपने कमरे में होता है, तभी उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बाहर आकर उसका पीछा करने के लिए कहती है। जेनसन उस आवाज़ के पीछे पीछे बर्फ में बाहर निकल जाता है, जहाँ वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। अगले दिन जेनसन इस बारे में रिचर्ड से बात करता है, लेकिन अंत में वो इसे एक बुरा सपना मानकर टाल देता है। फिर भी वो कहता है कि उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। बाद में फ्रांसिस और ओल्सन उन तस्वीरों और आर्टिफैक्ट्स का अध्ययन करते हैं जो उन्होंने खोजे हैं। ओल्सन ध्यान देता है कि हर आर्टिफैक्ट पर जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। वो बताता है कि ये सभी चीज़ें उस संरचना के लगभग 30 फीट के दायरे में मिली हैं और उनमें जानवरों को देवताओं के रूप में दर्शाया गया है। वो खास तौर पर एक हिरण की नक्काशी की ओर इशारा करता है और अनुमान लगाता है कि ये हिरण देवता उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा जिन्होंने ये संरचना बनाई थी। इसके आधार पर जेनसन ये निष्कर्ष निकालता है कि ये जगह शायद किसी हिरण देवता का मंदिर या श्राइन हो सकती है। ओल्सन एक और संभावना रखता है। वो मानता है कि ये किसी प्राचीन बीमारी का असर हो सकता है जो सदियों तक बर्फ में जमी रही और अब पिघलने के बाद सक्रिय हो गई है। उसके अनुसार ये वायरस लोगों के व्यवहार को असामान्य बना देता है और संभवतः इसी कारण उस प्राचीन सभ्यता ने इस जगह को छोड़ दिया होगा। इसी बीच रॉबर्ट जेनसन के पास आता है और बताता है कि उसने अपने कमरे के बाहर किसी को बात करते हुए सुना है। जेनसन इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन रॉबर्ट गुस्से में आ जाता है क्योंकि हो रही घटनाओं का कोई तार्किक कारण समझ नहीं आ रहा। उसे शक है कि कोई जानबूझकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि जेनसन इससे सहमत नहीं होता और दोनों के बीच बहस हो जाती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस अपने केबिन में होता है जब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बाहर पेड़ों की ओर देखने के लिए कहती है। वो बाहर जाता है और देखता है कि एक हिरण अपने पिछले पैरों पर खड़ा है। ये दृश्य उसे हैरान कर देता है। अगले दिन जब टीम इकट्ठा होती है तो वे देखते हैं कि ड्रू ने खुद को गोली मार ली है। ये देखकर सभी सन्न रह जाते हैं। ओल्सन रिचर्ड से पोस्टमार्टम करने के लिए कहता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ समय बाद रिचर्ड सभी को इकट्ठा करके बताता है कि माइक्रोस्कोप से जांच करने पर उसे ड्रू के ऊतकों में एक छोटा सेफेलोपॉड जैसा जीव मिला है। वो समझाता है कि ड्रू की मांसपेशियों की कोशिकाएं धीरे धीरे ऑक्टोपस जैसी कोशिकाओं में बदल रही थीं और उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो चेतावनी देता है कि स्टीवन को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वरना वो भी इसका शिकार हो सकता है। ये सुनकर ओल्सन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये संक्रमण बर्फ में दबे किसी प्राचीन बैक्टीरिया या जीव के कारण हुआ है जो अब फिर से सक्रिय हो गया है। वो फैसला करता है कि अगले ही दिन उस संरचना को दोबारा दफनाया जाएगा, सभी आर्टिफैक्ट्स को क्वारंटीन किया जाएगा और पूरी साइट को स्टेरिलाइज किया जाएगा। ये सुनकर जेनसन परेशान हो जाता है क्योंकि उसने इस रिसर्च पर 3 साल लगाए हैं और वो अपनी मेहनत को यूं ही खत्म नहीं होने देना चाहता। लेकिन ओल्सन उसे याद दिलाता है कि उनकी टीम का एक सदस्य पहले ही अपनी जान गंवा चुका है और वो सभी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने का निर्णय लेता है। जल्द ही कैंप में फिर से रात हो जाती है। फ्रांसिस पहरा दे रहा होता है, तभी उसे फिर वही अजीब आवाज़ सुनाई देती है जो उसे अपने पास आने के लिए कहती है। फ्रांसिस उसके कहने पर अपने कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि वही हिरण जैसा जीव उसके सामने मौजूद है और उससे खेल रहा है। वो जीव फ्रांसिस से कहता है कि बाकी लोग उसके बारे में इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पागल हो रहा है। फिर वो उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू लेने को कहता है और फ्रांसिस चाकू उठा लेता है। उसी समय जेनसन कमरे में आता है और फ्रांसिस को बताता है कि उन्होंने अगले दिन सबसे पहले सब कुछ क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। इसी दौरान वो रहस्यमयी आवाज़ फ्रांसिस को जेनसन को तुरंत मारने के लिए उकसाती है, लेकिन फ्रांसिस अपने ऊपर काबू रखता है और ऐसा करने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद ओल्सन स्टीवन को देखने डॉक्टर के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर सन्न रह जाता है। फ्रांसिस ने स्टीवन को मार डाला है। ओल्सन तुरंत अलार्म बजाता है और गुस्से में फ्रांसिस से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फ्रांसिस अजीब तरीके से बताता है कि स्टीवन बहुत दर्द में था और उसने खुद उससे अपनी जान लेने की गुजारिश की थी।
वो कहता है कि उसने पहले स्टीवन की कलाई काटी लेकिन वो नहीं मरा, फिर उसने उसका गला काटा, फिर भी वो चीखता रहा और अंत में उसे उसका सिर काटना पड़ा, फिर भी वो मर नहीं रहा था। तभी अलार्म सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये भयावह दृश्य देखकर दहशत में आ जाते हैं। सभी मिलकर फ्रांसिस को पकड़ लेते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। फ्रांसिस बार बार कहता रहता है कि स्टीवन ने ही उससे ये सब करवाया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब सब चले जाते हैं तो वही रहस्यमयी सत्ता उसे कहती है कि उसने अच्छा काम किया। अगले दिन ओल्सन ड्रू की लाश के पास बैठा होता है, तभी अचानक वो लाश उससे बात करने लगती है। लाश ऑन को सर का वॉल्विलिस नाम के परजीवी के बारे में बताने लगती है, जो इंसानों की त्वचा में अपने लार्वा छोड़ता है, जो आंखों तक में जीवित रह सकते हैं। ओल्सन घबरा जाता है और उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन लाश लगातार बोलती रहती है कि ये हर साल लाखों लोगों को संक्रमित करता है। इससे ओल्सन का धैर्य टूट जाता है और वो गुस्से में आकर ड्रू की लाश के सिर पर राइफल से वार करने लगता है और उसे बुरी तरह कुचल देता है। तभी रिचर्ड वहां पहुंचता है और ये सब देखकर चौंक जाता है। ओल्सन उसे बताता है कि लाश उससे कीड़ों के बारे में बात कर रही थी, लेकिन रिचर्ड को लगता है कि ये उसका वहम है। वो उसे शांत करता है और कुछ नींद की गोलियां देकर आराम करने को कहता है। अगले दिन जेनसन फ्रांसिस से मिलने जाता है। फ्रांसिस उससे पूछता है कि क्या वो वही हिरण जैसे जीव को देख सकता है। वो दावा करता है कि वो उसी कमरे में मौजूद है, यहाँ तक कि जेनसन के ठीक पीछे खड़ा है। जेनसन को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो डर जाता है और वहाँ से जाने का फैसला करता है, भले ही फ्रांसिस उसे रुकने के लिए कहता रहे। बाद में जेनसन अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी रॉबर्ट उससे भिड़ जाता है और उस पर सब कुछ छोड़कर भागने का आरोप लगाता है। जेनसन समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ मदद लेने जा रहा है, लेकिन रॉबर्ट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। शाम को रॉबर्ट की कैबिन में जाकर जेनसन उससे पूछता है कि वो आखिरी बार कब सोया था, लेकिन रॉबर्ट को खुद याद नहीं होता। जेनसन उसे आराम करने की सलाह देता है और कहता है कि वो पहरा दे देगा, लेकिन रॉबर्ट मना कर देता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। जेनसन उसे खाना देता है, लेकिन रॉबर्ट को शक होता है कि उसमें जहर है, इसलिए वो खाने से मना कर देता है। कुछ समय बाद रॉबर्ट फ्रांसिस की कैबिन की ओर जाता है और एक चौंकाने वाले मोड़ में वो फ्रांसिस को गोली मार देता है। फिर वो रिचर्ड की कैबिन में जाकर उसे भी मार देता है। इसके बाद वो जेनसन के सामने आता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन जेनसन भी जवाबी गोली चलाता है। रॉबर्ट तुरंत मर जाता है, जबकि जेनसन बुरी तरह घायल होकर जिंदा रहता है। कुछ देर बाद ओल्सन घायल जेनसन को ढूंढता है और उसके घावों पर पट्टी बांधने की कोशिश करता है, हालांकि वो इसमें निपुण नहीं होता। जेनसन उसे वहां से जाने और पास के शहर से मदद लाने के लिए कहता है। ओल्सन उसकी बात मानकर निकल जाता है। तभी जेनसन को फिर वही हिरण जैसी सत्ता की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे ओल्सन को रोकने के लिए कहती है, लेकिन जेनसन मना कर देता है। वो पास से डायनामाइट का एक डिब्बा उठाता है और आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर ओल्सन जंगल में होता है, जहाँ उसे वही हिरण जैसी सत्ता दिखाई देती है। वो उससे बात करती है और कहती है कि जब आंटियाँ आसमान की ओर देखती हैं तो उन्हें सिर्फ छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं, जबकि इंसान उसी आसमान में आकाश गंगाएं देखते हैं। एक चौंकाने वाले खुलासे में वो बताती है कि वही तारों, आकाश गंगाओं और इस पूरी सृष्टि की रचयिता है, लेकिन ओल्सन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर वो सच में भगवान होता तो वो लोगों को इस तरह मरने या एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम नहीं करता। सत्ता कहती है कि वो यहाँ खुद को सही साबित करने या ओल्सन को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं आई है। ओल्सन कहता है कि वो इस जगह को छोड़ रहा है, लेकिन वो सत्ता बताती है कि वो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, वो कहीं भी कभी भी हो सकती है। उसी समय जेनसन उस प्राचीन संरचना के पास पहुंचता है जिसे उन्होंने खोजा था। वो हिरण जैसी सत्ता को श्राप देता है और डायनामाइट को उड़ा देता है, जिससे सारे आर्टिफैक्ट्स नष्ट हो जाते हैं। इस विस्फोट में जेनसन भी मारा जाता है और उसी के साथ उस सत्ता की आवाज़ भी हमेशा के लिए शांत हो जाती है। इसके बाद ये भयावह सिलसिला समाप्त हो जाता है और ओल्सन अकेला जीवित बचता है। सुबह होती है और ऐसा लगता है कि ओल्सन अब बच जाएगा, लेकिन तभी एक आखिरी चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो अचानक एक भालू के जाल में फंस जाता है। फिल्म का अंत ओल्सन की दर्दनाक चीखों के साथ होता है, जबकि उसकी किस्मत अनिश्चित रह जाती है।